मैं होटल पहुंचा तो कोमल बदस्तूर ड्यूटी पर मौजूद थी। वो उस वक्त फुर्सत से दिखाई दे रही थी। मैंने दोनों कैमरे उसके सामने ले जाकर रख दिए। उसने खुशगवार हैरत के साथ कहा, अरे आप एक की बजाय दो कैमरे ले आए। मैंने कहा, ये दूसरा कैमरा बहुत खास है, हाथ के हाथ तस्वीर निकाल कर देता है, मैंने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा, ओ इसे पोलराइड कहते हैं ना, मैंने कहीं पढ़ा था लेकिन कभी देखा नहीं। मैंने कहा, ये बताएं कि कल सुबह भी टेनिस खेलने का प्रोग्राम है क्या? उसने बेसाख्ता कहा, जी हाँ बिल्कुल। फिर चौंकर पूछा, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने मानी ख़ेज़ लहजे में कहा, सोच रहा हूँ यहाँ क़याम के दौरान रोजाना वहाँ जाया करूँ। मैं इस कैमरे का रिजल्ट भी चेक करना चाहता हूँ और उस बागीचे में खिले फूल बहुत दिलकश लगे थे। मेरी बात का मफहूम इतना पेचीदा नहीं था कि उसे समझने में मुश्किल पेश आती, लेकिन वो शर्माने या खुश होने की बजाय यकलख्त संजीदा रंजीदा हो गई। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने अपना लहजा उस्तवार करते हुए कहा, वादी में एक से बढ़कर एक सुंदर फूल मौजूद है मनोहर जी, सब आंखों को अच्छे लगते हैं। आप किस किस की सराहना करेंगे? बेहतर है इनको इनके हाल पर छोड़ दें। मैं उसकी कैफियत कुछ कुछ समझ रहा था। वो दिल चाहने के बावजूद खुद को किसी ख्वाब, किसी खुशफहमी के हवाले करके बेबस नहीं होना चाहती थी। मैंने उसकी हसास जज्बाती कैफियत को मजीद उथल पुथल करने की बजाय गुफ्तगू उन दोनों कैमरों की खूबियों की तरफ मोड़ दी। अचानक उसने मुझे मुखातिब करके संजीदा लहजे में कहा, आप बाहर गए हुए थे, इसलिए आप तक होटल इंतजामिया की हिदायत नहीं पहुंची होंगी। मैंने पूछा, कैसी हिदायत? उसने कदरे शर्मिंदा लहजे में कहा, आज रात 10 बजे के बाद से होटल के पिछले विंग की तरफ जाने पर कर्फ्यू लग जाएगा, इसलिए आपसे विनती है किसी खटनाई में फंसने से बचने के लिए खाने के बाद कमरे में रहें। मैंने अपने लहजे में कुछ नापसंदीदगी और कुछ तजस्सुस लाते हुए कहा, कर्फ्यू यानी कोई भूले भटके से या लाइलमी में वहाँ चला गया तो उसे गोली मार दी जाएगी? समझ में नहीं आती कि ये हमारे मंत्री जी चाहते क्या हैं। वहाँ जाने पर तो पहले ही पाबंदी थी, क्या वहाँ दुश्मन फौज की तरफ से कोई हमला हुआ है? आखिर अचानक क्या आफत आ गई और ये कर्फ्यू कब तक नाफिज रहेगा? कोमल ने मुदाफियाना लहजे में कहा, हमारे होटल की इंतजामिया तो पहले ही बहुत परेशान और मेहमानों से शर्मिंदा है, लेकिन ये बस 1-2 दिन की तकलीफ है। उसने अपने इस्तकबालिया वाले साथियों की तरफ एक नजर देखा और फिर धीमे लहजे में बोली, वास्तव में बात यह है कि आज रात देश के वायुसेना के चीफ एसपी इंजीनियर जी 2 दिन के लिए हमारे होटल आ रहे हैं और वो रक्षा मंत्री जी वाले विंग में ही रहेंगे, और कल दोपहर को थल सेना यानी बर्री फौज के चीफ जनरल थिमिया भी किसी महत्वपूर्ण मिशन पर यहाँ पहुँच रहे हैं। प्लीज ये टॉप सीक्रेट है, किसी को बताना मत। मैंने इस्तफामी अंदाज में गर्दन हिलाई और मरूब लहजे में कहा, अच्छा तो ये बात है, फिर तो वाकई सिक्योरिटी बहुत सख्त करने की समझ आती है। जाहिर है किसी कौमी मिशन पर ही ये तीनों महाशय यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कोमल ने शाने उचकाकर कहा, भगवान जाने, लगता तो यही है। हमारे पूरे स्टाफ की भी शामत आई हुई है। मंत्री जी और उनके साथ आने वाली स्टाफ की पूरी फौज की तरफ से तरह तरह की फरमाइशें की जाती हैं और हमारा अमला जब पिछले विंग की तरफ जाता है तो सिक्योरिटी वाले तंग करते हैं। पहले दिन तो हर वेटर और हाउसकीपिंग वाले की तलाशी भी लेते थे। शुक्र है अब सिर्फ खाने पीने की चीजों में से अपना भत्ता प्राप्त करके जाने की इजाजत दे देते हैं। मैंने सरसरी लहजे में कहा, ये तो बहुत बुरी बात है, आपकी इंतजामिया को मंत्री के स्टाफ से शिकायत करनी चाहिए। मेरी बात सुनकर कोमल ने नागवारी से नाक चढ़ाकर कहा, वो खुद कौन सा भले मानस हैं, मुफ्त कमाल समझकर खुलकर अय्याशी कर रहे हैं। उनका इंचार्ज हिमांशु शुक्ला तो सबसे चिटोरा है, रात को देर देर तक कुछ न कुछ खाने पीने की चीजें मंगवाता रहता है। हमारा स्टाफ तो उससे भी तंग आ चुका है। मैंने कहा, लेकिन आज से तो उनकी भी अय्याशी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कर्फ्यू तो होटल के स्टाफ पर लगेगा ना। कोमल ने नफी में सर हिलाया और बेजारी से कहा, स्टाफ पर कर्फ्यू लगा दिया तो सारे मुफ्त खोरे भूखे नहीं मर जाएंगे। हाँ, ऊपर वाले फ्लोर पर 11 बजे के बाद किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी, सब वीआईपी गेस्ट वहीं तो रहते हैं। मैं उसकी बताई हुई एक एक बात अच्छी तरह जहन नशीन कर रहा था और मेरा दिमाग उन मालूमात के मुताबिक लाह अमल मुरतब करने के लिए तेजी से काम कर रहा था। इस दौरान में कोमल ने बातों में इंकिशाफ किया कि कृष्णा और उनके दोनों खुसूसी मेहमान अभी तक डल झील की सैर से वापस नहीं आए हैं। अलबत्ता मंत्री जी की फरमाइश के मुताबिक वायुसेना के चीफ एसपी इंजीनियर के एजाज में दी जाने वाली ज़ियाफत के तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। मैंने पूछा, मैं एसपी इंजीनियर का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ रखी है मैंने, वो होटल कब पहुँचेंगे? कोमल ने अपनी आदत के मुताबिक शाने उचकाकर कहा, कुछ कह नहीं सकती, वैसे किसी भी वक्त पहुँच सकते हैं, उन्हें कौन सा जीप में धक्के खाने हैं। होटल से 2 फरलांग बाद वाक़े फौजी कैंप में ही तो हेलीपैड है, 1 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे।
मैंने कोमल की बात पर कोई खास रद्द अमल जाहिर नहीं किया, लेकिन दरअसल इस अहम इत्तला ने मेरे दिलो दिमाग में हैजान बर्पा कर दिया था। मैंने फैसला किया कि वहां से फौरी तौर पर रुखसत हो जाऊं और एयर मार्शल एसपी इंजीनियर की बजरिया हेलीकॉप्टर आमद का अपनी आंखों से नजारा करूं और आइंदा किसी कार्रवाई के इम्कान का जायजा लेने की भी कोशिश करूं। मैंने बज़ाहिर पुरसुकून अंदाज में कोमल से इजाजत तलब की और फिर तेज तेज कदमों से अपने कमरे में पहुंचकर दोनों कैमरे मेज पर रखे और उल्टे पैरों वापस होटल की लॉबी में लौट आया। कोमल उस वक्त कुछ मेहमानों से बात कर रही थी, लिहाजा मैं उससे नजरें मिलाए बगैर दाखिली दरवाजे से बाहर निकल आया। मुझे देखते ही गाड़ियों की पार्किंग वगैरह की जिम्मेदारी संभालने वाले खादिमों में से एक जल्दी से मेरे पास पहुंचा। मैंने उसे कहा कि फौरी तौर पर मेरी जीप लेकर आए। उसे पहले से सारी तफसील मालूम थी, लिहाजा चंद ही मिनट के बाद मैं अपनी गाड़ी में होटल के मरकजी दरवाजे से बाहर निकल रहा था। कोमल से उसके बताए हुए फौजी कैंप की तफसील पूछना मुमकिन नहीं था, लिहाजा मुझे अपने अंदाजे से काम चलाना था। मैंने पहले तवज्जो नहीं दी थी, वरना शायद वो कैंप मेरी नजरों में आ जाता। मैं दाएं तरफ गहरी नजरों से जायजा लेते हुए सुस्त रफ्तारी से जीप आगे बढ़ा रहा था। उधर घने दरख्तों का सिलसिला चल रहा था जिनके आर पार कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक मुझे एक नीम पुख्ता रास्ता दाएं तरफ मुड़ता नजर आया। मैंने अकबी आईने में देखा और कोई गाड़ी करीब नजर न आई तो रफ्तार बिल्कुल कम कर दी और गहरी नजरों से जायजा लेता गुजरा। मुझे उस रास्ते पर लगभग 100 गज आगे चौकी नुमा छोटी सी इमारत दिखाई दी, जिसके सामने आहनी बैरियर रास्ते के आर पार हायल दिखाई दे रहा था। मुझे वहाँ कई बावर्दी फौजी एहलकार भी तैनात दिखाई दिए। शक की गुंजाइश नहीं थी। वही रास्ता फौजी कैंप की तरफ जाता था जहां वाक़े हेलीपैड पर एयर मार्शल एसपी इंजीनियर का हेलीकॉप्टर उतरना था। मुझे ये भी यकीन था कि अगर कोई उस घने जंगल से गुजरकर आगे बढ़ेगा तो 100 गज का फासला तय करते ही खारदार बाड़ या दीवार उसकी राह में हायल हो जाएगी। मुझे फिलहाल ये जहमत मोल लेने की जरूरत नहीं थी। हाँ, बाद में शायद मजबूरन ये जोखिम भी उठाना पड़ जाता। मैं दरअसल इसी इम्कान के तहत यहाँ का जायजा लेने आया था। मैं वहाँ से सीधा चला गया और काफी आगे जाकर गाड़ी मोड़ी और खिरामा खिरामा वापस चल पड़ा। इस दौरान मेरी आंखें बार बार तारीक होते आसमान की तरफ उठ जाती थी। मैं एक बार फिर फौजी कैंप वाले मोड़ के सामने से गुजरा और फिर ग्रैंड पैलेस होटल का गेट भी करीब आने लगा। लेकिन इससे पहले कि मैं होटल में दाखिल होने या न होने के बारे में फैसला करता, हल्की गड़गड़ाहट ने मेरी समात को झंझोड़ा। वो आवाज मेरे लिए अजनबी नहीं थी। मैं चौंका और गाड़ी की रफ्तार मजीद कम करके आसमान पर नजरें दौड़ाई। मुझे अपने दाएं तरफ के उफक पर शाम के गहरे धुंधलके में एक चमकता जलता बुझता हुआ कुमकुमा अपनी तरफ बढ़ता नजर आया। उसके साथ ही गड़गड़ाहट तेज होती चली गई और उसमें हेलीकॉप्टर के परों से हवा कटने की तेज फड़फड़ाहट भी शामिल हो गई। मैंने चंद लम्हों में अंदाजा लगा लिया कि वो हेलीकॉप्टर होटल के वसी अहाते पर से गुजरेगा, लिहाजा मैंने गाड़ी होटल के अजीमुशान मेहराबी गेट में मोड़ी और हस्बे मामूल फौरन ही होटल के बावर्दी दरबानों ने गाड़ी रोक ली। अब उनके साथ मुसल्ला फौजी भी बंदूकें छतियाए दिखाई दिए। खुशकिस्मती से मुझसे मुखातिब शख्स मेरी शक्ल से शिनासा था और वो मुझे कुछ ही देर पहले होटल से जाते देख चुका था। उसने एक नजर मेरे चेहरे पर डाली और फिर हाथ से उफकी रुकावटी खंबा उठाने का इशारा किया। उसके साथ तैनात फौजियों ने कोई तारुज न किया। ये सब कार्रवाई मुकम्मल होने में महज 30-40 सेकंड लगे होंगे, लेकिन मेरे होटल की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंचने तक हल्का भूरा हेलीकॉप्टर परवाज करते हुए होटल के अहाते के ऐन ऊपर से गुजरता नजर आया। कम से कम 400-500 फुट बुलंदी पर होने के बावजूद उसकी जिसामत बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। शायद ये वही स्कॉर्स्की हेलीकॉप्टर था जिसका कृष्णा मेनन जी ने जिक्र किया था। ताहम वो मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा बड़ी और मुहीब शक्ल की मशीन थी। मेरी जीप होटल की इमारत के मरकजी दरवाजे पर पहुंचने तक हेलीकॉप्टर स्टाफ कॉलोनी पर से गुजरकर आगे बढ़ चुका था और गालिबन उतरने की तैयारी कर रहा था। मैंने अंदाजा लगाया कि वो हेलीपैड लगभग ग्रैंड पैलेस होटल के बगल में ही है। उधर एक तरफ तो होटल के खादिमों में से एक ने मेरे उतरते ही मेरी जीप को पार्किंग में पहुंचाने के लिए चाबी ले ली थी, तो दूसरी तरफ फौजियों की एक जोड़ी ने मुझे घेर कर खासी बदतमीजी से मेरी जामा तलाशी लेना शुरू की। मैंने किसी नाराजगी के इजहार या मज़ाहमत की बजाय निहायत खंदा पेशानी से ताउन किया और अंदर पहुंचने पर कोमल की तरह शर्मिंदगी के इजहार और माजरत पर भी किसी बदमज़गी का इजहार न किया। मेरा ये अंदाजा गलत निकला कि मेरा होटल से बाहर जाना कोमल की नजरों से ओझल रहा है। उसने पूछा, अरे आप इतनी उजलत में बाहर गए और फिर इतनी जल्दी वापस भी लौट आए, क्या कुछ भूल कर आ गए थे?
मैंने उसके गैर मुतवक्के सवाल का मुनासिब जवाब ढूंढने के लिए फौरन जहन लड़ाया और हंसी की आड़ में हासिल होने वाली बमुश्किल चंद लम्हों की मोहलत से फायदा उठाते हुए फिलबदी एक कहानी तराश ली। कहा वो दरअसल मेरी जीप की राइट हेडलाइट में कुछ मसला है, हर आध घंटे के बाद बुझकर दोबारा रोशन हो जाती है। कैमरे की खरीदारी के लिए जाते हुए एक मैकेनिक को दिखाया था, उसने बताया था कि बल्ब बदलना पड़ेगा जो उस वक्त उसके पास मौजूद नहीं था। मैंने उसे कहा था कि मंगवा कर रख ले, वापसी पर लगवा लूंगा, लेकिन लाल मार्केट में देर लग गई और वापसी पर याद ही न रहा। कमरे में पहुंचने के बाद फौरन जहन में आया तो वापस भागा। कोमल मेरी जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज बगौर सुन रही थी। उसने फौरन कहा, अरे इतनी जल्दी बल्ब बदल दिया मैकेनिक ने? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं कोमल जी, मैं तो दरअसल अपने वादे की पासदारी के लिए वहाँ गया था, वरना मुझे अंदाजा था कि वो वर्कशॉप बंद करके जा चुका होगा। कोमल ने कहा, आप वाकई बहुत अपराइट इंसान हैं। मैंने उसके मजीद कुछ कहने से पहले पुरजोश लहजे में कहा, मेरा ख्याल है अपने एसपीजी यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। मैंने एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर होटल पर गुजर कर जाते देखा है। कोमल ने हाँ में गर्दन हिलाई, बोली, हाँ हमें इत्तला मिल चुकी है। एसपीजी आधे घंटे के लगभग होटल पहुंच जाएंगे। हो सकता है उस वक्त तक कृष्णा जी भी अपने तुम छल्लों समेत होटल लौट आएं। आखिरी अल्फाज अदा करते हुए उसके लहजे में गहरा तंज उतर आया था। मैं गुफ्तगू का रुख कृष्णा, रागनी और लक्ष्मण की तरफ मोड़कर कोमल के दिली जज्बात सुनने की शदीद ख्वाहिश रखता था, लेकिन मुझे एहसास था कि इधर उधर की लाहासिल बातों की बजाय मुझे उससे अपने मतलब की बातें उगलवाने पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। चुनाचे मैंने कदरे शिकायत भरे लहजे में कहा, मुझे तो इतना ज्यादा मसला नहीं है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि इन वीआईपी मेहमानों की वजह से होटल के दीगर मुकीम काफी तंग हो रहे हैं और आज रात तो लग रहा है कि होटल के अंदर भी फौजी रंगरूट दंदनाते फिर रहे होंगे। कोमल ने मेरी बात सुनकर नफी में सर हिलाया, बोली, नहीं, इन सब लोगों की रास लीला पार्टी इनके स्पेशल विंग तक रहेगी। रात को होटल में कोई नहीं आएगा, इसलिए हमारे किसी गेस्ट की नींद हराम नहीं होगी। होटल के लॉन में भी सिर्फ बैक वाले विंग की तरफ जाने वाले रास्ते पर चौकी लगेगी। विंग के दूसरी तरफ तो पहले ही बाड़ लगाकर वीआईपी पोर्शन की तरफ जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। मैंने कहा, मुझे लगता है एसपीजी सीधे वहां चले जाएंगे और उनसे मुलाकात की मेरी हसरत पूरी नहीं हो सकेगी। मेरे लहजे में मायूसी महसूस करके कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है वो सब लोग रात की पार्टी से पहले कॉफी पीने के लिए चनार में आए। अगर नहीं भी आए तो सुबह का नाश्ता तो वो सब यहीं करेंगे। मैंने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, रात भर मौज मस्ती करने के बाद सुबह किसकी आंख खुलेगी कोमल जी? चलो कोई बात नहीं, लंच या डिनर पर मिल लूंगा उनसे। कोमल ने मेरे लहजे में उम्मीद की झलक देखी तो वो मुतमईन हो गई। मैंने मौका मुनासिब समझते हुए कहा, कोमल जी, आप मेरी एक फरमाइश पूरी कर सकती हैं। वो मेरी बात सुनकर चौंकी और फिर तजस्सुस भरे लहजे में पूछा, कैसी फरमाइश मनोहर जी? मैंने अपनी मुस्कुराहट मानी खेज बनाते हुए कहा, फिक्र न करें, कोई ऐसी वैसी फरमाइश नहीं है जो आपको नागवार गुजरे। दरअसल मैं आपके सुंदर होटल का बाहर से तो अच्छी तरह जायजा ले चुका हूँ, लेकिन बिल्डिंग के अंदर के हिस्से अच्छी तरह नहीं देख सका। अगर कोई हर्ज ना हो तो किसी मुलाजिम को साथ भेजकर मुझे दौरा करवा दें। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। उसने पुरजोश लहजे में कहा, हाँ जरूर, मैं खुद चलती, लेकिन सनातन जी का हुक्म है कि वीआईपी गेस्ट जब तक अपने विंग में न चले जाएं, मुझे रिसेप्शन से हटना नहीं है। मैं अपने असिस्टेंट हाउस कीपिंग मैनेजर को आपके साथ भेज देती हूँ, वो सारे हिस्से दिखा देगा। मैंने कहा, ठीक है, दरअसल मुझे यहाँ के लग्जरी स्वीट देखने का ज्यादा इश्तियाक है। सुना है महाराजों की ख्वाबगाहें जितने खूबसूरत हैं। कोमल ने फखरिया लहजे में कहा, उनसे भी बढ़कर। आप देखेंगे तो आंखें खुल जाएंगी और अगली बार वहीं ठहरेंगे। मैंने अपने लहजे में हल्की सी शरारत भरते हुए कहा, ऐशो इशरत के लिए आरास्ता की गई ये ख्वाबगाहें दरअसल रत जगहों की मुस्तहिक हैं। इनमें तन्हा कयाम करना तो अपने आप पर जुल्म करना है कोमल जी। शायद कभी जिंदगी किसी मनपसंद जीवन साथी से मिला दे, फिर इस बारे में सोचा जा सकता है। अभी तो सिर्फ सुकून की नींद सोना ही मेरी अय्याशी है। वो गालिबन मेरे अल्फाज में पोशीदा मानी पर अपना रद्द अमल जाहिर करना या न करने के बारे में फैसला नहीं कर पाई थी कि उसका तलब करदा असिस्टेंट हाउस कीपिंग मैनेजर अशोक राजपाल पहुंच गया। कोमल ने उससे मेरा तारुफ करवाया और मेरी फरमाइश पूरी करने की दरखास्त की। अशोक ने खंदा पेशानी से सर को असबात में जुम्बिश दी और एहतराम के साथ मुझे अपने साथ चलने की दावत दी। हम दोनों जैसे ही इस्तकबालिया से 15-20 कदम आगे बढ़े, मैंने दोस्ताना लहजे में अपने रहनुमा को मुखातिब किया, यार अशोक, मुझे सिर्फ तुम्हारे होटल के आलीशान कमरे देखने का शौक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे होटल के वो हिस्से भी दिखाओ जो मेरे जैसे मेहमानों की नजरों से दूर रहते हैं।
मसलन होटल के रेस्टोरेंट का किचन, लॉन्ड्री, वेटरों के आराम करने की जगहें वगैरह। बल्कि हो सके तो होटल के स्टाफ की कॉलोनी भी देखना चाहता हूँ। दरअसल मुझे नौजवानी में होटल मैनेजर बनने का शौक था, लेकिन जिंदगी ने मौका ही न दिया। अशोक ने मेरी तवील पुरशौक तकरीर बहुत गौर से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं आपको होटल की बिल्डिंग का हर कोना दिखा दूंगा, बस मंत्री जी वाले विंग के लिए क्षमा चाहूंगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ कोई ऐसी गैर मामूली चीज होगी जिसे देखना जरूरी हो। मैं अगले 1 घंटे तक उस होटल की तवील राहदारियों, शाहाना आराइश वाले बेपनाह कुशादा कमरों में घूमता रहा। फिर अशोक ने मुझे होटल के वो हिस्से दिखाए जिनकी मैंने खुसूसी फरमाइश की थी। इस तरह मैंने होटल की इमारत के हवाले से वो तमाम मालूमात ज़हन नशीन कर ली जिनकी मुझे आज रात जरूरत पड़ने वाली थी। बिलाखिर हम दोनों वापस लॉबी में पहुंचे तो वहाँ काफी हलचल दिखाई दी। सादा लिबास वाले खुफिया के अहलकारों के साथ कई बावर्दी फौजी भी दिखाई दिए। कोमल बदस्तूर इस्तकबालिया पर मौजूद थी, अलबत्ता उसके चेहरे पर कुछ तनाव दिखाई दे रहा था। मैं इस्तकबालिया पर पहुंचा, ताहम मैंने गुफ्तगू के आगाज का मौका कोमल को देना मुनासिब समझा। कदर तवक्कुफ के बाद वो दबे दबे लहजे में मुझसे मुखातिब हुई। एसपी इंजीनियर और कृष्णा जी अपने खास अमले के साथ रेस्टोरेंट में पधार चुके हैं। मैंने धीरे से सर हिलाया और उसी की तरह के धीमे लहजे में कहा, अगर मैं रेस्टोरेंट में जाऊं तो कोई रोकेगा तो नहीं? कोमल ने कहा, रेस्टोरेंट में तो सबको जाने की इजाजत है, परंतु मंत्री जी और एसपी इंजीनियर वाली टेबल पर जाने से रोक देंगे। मैंने कहा, वो तो पहले भी रोका था, लेकिन प्रणाम करने से तो नहीं रोक सकते ये लोग। कोमल ने कहा, उनके चमचों का कोई भरोसा नहीं, रक्षा के नाम पर किसी की भी मर्यादा को ठेस पहुंचा सकते हैं। मैंने कहा, लेकिन एसपी जी से मुलाकात की कोशिश जरूर करूंगा। कोमल ने तशवीश भरे लहजे में कहा, मुझे बस ये डर है कि कहीं आपकी इंसल्ट न हो जाए। मैंने कहा, आप फिक्र न करें, मैं पूरी एहतियात बरतूंगा। जैसा कि कोमल ने कहा था, मेरे चिनार रेस्टोरेंट में दाखिल होने पर किसी ने तारुज न किया। अंदर बहुत से लोग मौजूद थे। मैंने अंदाजा लगाया कि उनमें से कम 1/4 कृष्णा मेनन और एसपी इंजीनियर के हिफाजती अमले के अहलकार होंगे। मुझे हॉल में दाखिल होते ही एक जहाजी साइज मेज के गिर्द वो चारों अफराद दिखाई दे गए थे। रागनी ने शायद उजलत में लिबास तब्दील करके हार सिंगार किया था, ताहम वो उस रूप में भी काफी हसीन दिखाई दे रही थी। ताहम उन चारों में एसपी इंजीनियर सबसे नुमाया दिखाई दे रहा था। दराज कद, गोरा चिट्टा वजी, टेनिस के खिलाड़ियों वाली नीली टी शर्ट और सफेद पतलून में उसकी शख्सियत कुछ और निखर आई थी। उसकी उम्र बजाहिर 40 और 45 के दरमियान दिखाई दे रही थी। मुझे एतराफ करना पड़ा कि रागनी का उस पर फरेफ्ता होना कुछ इतना बेजा भी नहीं है। वो शख्स यकीनन सिन्फ नाजुक को मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखता होगा। तीखे नुकूश के साथ वो गुफ्तगू के फन में भी ताक महसूस होता था, क्योंकि रागिनी के साथ साथ कृष्णा और लक्ष्मण भी उसकी गुफ्तगू में गहरी दिलचस्पी लेते दिखाई दे रहे थे। मैं बेनियाजाना अंदाज में उनकी मेज की तरफ बढ़ा और इससे पहले कि कोई मेरी राह में हायल होता, मैंने रास्ता बदल लिया। अलबत्ता मैंने इस दौरान में कृष्णा जी को अपनी तरफ देखकर हाथ पेशानी तक उठाया और वालेहाना मुस्कुराहट के साथ सलाम किया। उसके चेहरे पर शिनासाई की झलक के साथ मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने सर हिलाकर मेरा सलाम कबूल किया। मैं उन चारों से लगभग 10 गज दूर एक मेज पर इस तरह बैठ गया कि मुझे उन्हें देखने के लिए गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं थी। मैंने मेन्यू का बगौर जायजा लेने के बाद अपने लिए खाने का ऑर्डर देते हुए सरसरी नजरों से कृष्णा जी वाली मेज का जायजा लिया। ये महज इत्तेफाक था या मैंने वाकई कृष्णा जी पर कोई खुसूसी तासुर छोड़ा था। मैंने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे पाया। यही वो वक्त था जब मैंने एक वेटर को इशारा करके अपने पास बुलाया और जेब से कागज का एक रुक्का निकालकर उसके हवाले करते हुए कहा, ये चिट मंत्री जी के पास ले जाओ और अगर वो कोई जवाब दें तो वापस आकर मुझे बताओ। साथ ही मैंने 20 रुपए का नोट भी उसे थमा दिया। वो वेटर कुछ हिचकिचाया, लेकिन फिर पर्ची लेकर कृष्णा जी की मेज की तरफ बढ़ा। ताहम एक हट्टे कट्टे चिटकपड़िए ने उसका रास्ता रोककर उसके हाथ से पर्ची ले ली। पर्ची पर लिखी तहरीर पढ़कर वो कुछ देर तजब्जुब में गिरफ्तार रहा। फिर उसने खुद कृष्णा जी की मेज का रुख किया और कागज का टुकड़ा उसके सामने रख दिया। मेरी नजरें कृष्णा जी के चेहरे पर जमी हुई थीं। उसने पर्ची पर लिखा हुआ मुख्तसर पैगाम पढ़ा। फिर उसके करख्त चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर उसने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा और खुशगवार अंदाज में हाथ हिलाकर मुझे अपने पास बुलाने का इशारा किया। मेरा दिल तेजी से धड़का। मेरी एक और कोशिश बिलाखिर कामयाबी से हमकनार हो चुकी थी।